हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आज हम थर्ड टाइप करेंगे और वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कोई ऑड इलेक्ट्रॉन हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उस स्पीशी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे क्लोरीन एटम है, उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन एटम में आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में है वो 7 है। इस तरह से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनमें से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर की शक्ल में है, एक इलेक्ट्रॉन उनमें से ऑड है या अनपेयर्ड है, तो इस क्लोरीन एटम को हम कह सकते हैं ए फ्री रेडिकल। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो मतलब हाइड्रोजन एटम को भी फ्री रेडिकल कहा जा सकता है। ये तो हमने एटम्स की बात की। देयर आर सम ग्रुप ऑफ एटम्स ऑल्सो, जैसे CH3 ग्रुप है जिसमें कार्बन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कह सकते हैं ए फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से एक ग्रुप है OR, ऑक्सीजन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर भी है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे भी फ्री रेडिकल का नाम दे सकते हैं। तो फ्री रेडिकल कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ऑड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है, तो उस वजह से उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है बाय होमोलिसिस। होमोलिसिस, होमोलिसिस का मतलब होता है जब कोई बॉन्ड, मान लीजिए कोई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, वो इस तरह से ब्रेक हो जाए कि दोनों एटम्स को इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये जो हमने एरो यहाँ पर बनाए हैं, ये हाफ हेडेड एरो है। इस एरो का हेड आप देख लीजिए, नॉर्मल एरो इस तरह से होता है, लेकिन ये नॉर्मल एरो से थोड़ा डिफरेंट है, हाफ हेडेड एरो है। हाफ हेडेड एरो शो करता है एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। इसका मतलब इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इस ए के ऊपर चला गया है और एक इलेक्ट्रॉन इस ए के ऊपर चला गया। जब हम पूरा एरो लिखते हैं उसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्ड टूटा यहाँ पर, क्योंकि दोनों एटम्स को इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, इस वजह से इस बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलिसिस कहते हैं। नतीजा क्या होगा? इस एटम के ऊपर भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरे एटम के ऊपर भी ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नतीजा क्या है? नतीजा है फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री रेडिकल। जैसे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, दोनों क्लोरीन एटम्स पर 3-3 लोन पेयर भी है, वो हम ड्रा नहीं कर रहे। एच न्यू रिप्रेजेंट करता है क्वांटम ऑफ लाइट और फोटोन ऑफ लाइट। एक रेडिएशन की प्रेजेंस में या फिर हीट करने पर, दोनों केसेस में इस क्लोरीन बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है इस तरह से, और क्लोरीन एटम के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस तरह से 2 क्लोरीन रेडिकल्स बन गए। सिमिलरली एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। आर ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल, एराइल, एसाइल या कोई भी। यहाँ पर भी अगर हम रेडिएशंस का यूज़ करें या फिर इसको हम स्ट्रांगली हीट करें, तो परऑक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड की होमोलिसिस हो जाती है और दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन पर ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये जो स्पीशी बनी
ये एक फ्री रेडिकल बन गया। ये आ गई फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स की। ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल का मतलब है कोई भी स्पीशीज जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ऑन ए कार्बन एटम, राइट। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। इन सभी में आप देख सकते हैं द ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन ए कार्बन एटम, तो इनको हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल या एल्काइल फ्री रेडिकल, इनको हम एल्काइल फ्री रेडिकल कहेंगे, इसको हम बेंजाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। तो इन ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी टाइप्स की बात करेंगे। जिस तरह से हमने कार्बोकेटाइंस को, कार्बेनियंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, इनको भी हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ये भी बिल्कुल वैसे ही हम क्लासिफाई करेंगे, मतलब जिस कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है, और उसी हिसाब से उनको हम नाम देंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स। इथाइल फ्री रेडिकल को हम प्राइमरी फ्री रेडिकल कहेंगे क्योंकि जिस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्राइमरी कार्बन है। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। सेकेंडरी कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल आ गया। इसी तरह से टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, इसमें आप देख लीजिए कार्बन एटम जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टर्शरी है, तो टर्शरी फ्री रेडिकल हो गया। तो इस तरह से फ्री रेडिकल की 3 टाइप्स आ गई। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कार्बन एटम पर जब ऑड इलेक्ट्रॉन हो या ये जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, इनमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जैसे कार्बोकेटाइंस में भी था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के जो 3 बॉन्ड्स होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होंगे, 120 डिग्री उनका बॉन्ड एंगल होगा। और इसके अलावा आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड भी होती है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, लेकिन उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कार्बोकेटाइन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहां पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थी दैट वाज वैकेंट, और इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, ये 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हो सकते हैं, किसी अराइल ग्रुप के साथ हो सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ हो सकता है। सो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल। कैसी शेप है? शेप इज trigonal planar and an unhybridized p orbital contains an odd electron। और unhybridized p orbital का इन 3 के साथ क्या एंगल है? It is perpendicular। ये जो 3 बॉन्ड्स है इनके साथ
अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बाद आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फ्री रेडिकल्स की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी उसी तरह से पाया गया है जैसे कार्बोकेटाइंस में, मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल्स आर द मोस्ट स्टेबल while primary free radicals are the least stable। ऐसा क्यों है, ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। एक प्राइमरी फ्री रेडिकल की बात करते हैं जैसे इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल में ये कार्बन तो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और हम जानते हैं अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं वो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं हाइपर कंजुगेशन में। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 3 + 1 = 4। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब अगर हम आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल की बात करें विच इज़ ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन भी अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। अल्फा हाइड्रोजन 6 है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6 + 1 = 7। तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। और फिर अगर हम टर्शियरी की बात करें, टर्शियरी ब्यूटाइल में अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे 10। इसका मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन के अलावा एक और फैक्टर जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस कहां पर होगा? अगर किसी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल हो, जैसे एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल में यहां से जो पाई बॉन्ड है और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इनके बीच रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल में फिर से आप देख लीजिए, कार्बन का ऑड इलेक्ट्रॉन बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस करेगा और इस रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग्स इस कार्बन के साथ जुड़े होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब अगर हम इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के बदले भी बेंजीन रिंग्स जोड़ दें, अगर हम 3 बेंजीन रिंग्स जोड़ दें इस कार्बन के साथ, तो फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा हो जाएंगे और स्टेबिलिटी भी इसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल्स।